नमस्कार, स्वागत है आपका फिबाना हिंदी क्लासेस के YouTube चैनल पर। और इस क्लास में अपन पढ़ रहे थे बुद्धि में अपनों ने बुद्धि का मापन शुरू किया था। और बुद्धि मापन में अपनों ने देखा था कि बुद्धि के परीक्षण कितने प्रकार के हो सकते हैं। तो वहां पर अपनों ने देखा कि बुद्धि के परीक्षण मोटे तौर पर दो भागों में बांटकर पढ़े जाते हैं। कौन कौन से? एक तो व्यक्तिगत और दूसरा सामूहिक। अब जब व्यक्तिगत परीक्षणों का अपन अध्ययन करते हैं तो वो दो प्रकार के परीक्षण हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि व्यक्तिगत परीक्षण में कुछ अपन शिक्षित लोगों का परीक्षण करते हैं, तो कुछ ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो अशिक्षित हैं। तो इसके लिए हमें शिक्षित वर्ग के लिए अलग से प्रशिक्षण तैयार करना पड़ेगा और अशिक्षित वर्ग के लिए अलग से परीक्षण तैयार करना पड़ेगा। तो इसके लिए अपनों ने जो नाम दिया है वो शिक्षित वर्ग के लिए जो परीक्षण किए जाते हैं उनको शाब्दिक परीक्षण कहते हैं, और अशिक्षित वर्ग के लिए जो परीक्षण होते हैं उन्हें अपन अशाब्दिक परीक्षण कहते हैं। तो शाब्दिक परीक्षण क्या होते हैं, उनमें और अशाब्दिक परीक्षणों में अंतर क्या होता है, आज की क्लास का अपना मुख्य विषय यही रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को। और अपन यहाँ पर देख रहे थे, पिछली क्लास में अपनों ने व्यक्तिगत परीक्षण और सामूहिक परीक्षण में मूलतः क्या अंतर होता है वो चीज देख ली थी। अब अपन व्यक्तिगत और सामूहिक जो दोनों परीक्षण है वो शाब्दिक भी हो सकते हैं, अशाब्दिक भी हो सकते हैं। तो उनका अंतर अब अपने को देखना है। तो उसी प्रकार से देखेंगे अपन। तो यहां पर अपन क्या देखेंगे? बुद्धि परीक्षण। बुद्धि परीक्षण देख रहे हैं, बुद्धि परीक्षण। अब बुद्धि परीक्षणों में अपन देख रहे हैं अंतर किसका? शाब्दिक परीक्षणों का, अशाब्दिक परीक्षणों का। तो शाब्दिक और अशाब्दिक परीक्षणों का अंतर किन किन आधारों पर किया जा सकता है वो चीज भी अपन यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहले तो अपना यहाँ पर वही उसी प्रकार से अपन सारणी बनाएंगे। तो सारणी में सबसे पहले आधार, जिस आधार पर इनका अंतर किया जाता है। बाद में अपन देखेंगे शाब्दिक परीक्षण, और उसके आधार पर शाब्दिक परीक्षण में व अशाब्दिक परीक्षण में किस प्रकार का अंतर हो सकता है वो चीज भी यहाँ पर अपन देखेंगे। तो यहाँ पर अपन शाब्दिक परीक्षण के साथ साथ अशाब्दिक परीक्षण को भी यहाँ पर देखने वाले हैं। तो अशाब्दिक परीक्षण हो गया। चलिए, शाब्दिक परीक्षण और अशाब्दिक परीक्षण में अंतर क्या है उस चीज को अपन देखते हैं। तो सबसे तो पहले अपन देखेंगे कि भाई प्रमुख रूप से इनमें अंतर किस आधार पर किया जा सकता है। तो देखिए, पहला जो अंतर है वो भाषा के आधार पर किया जा सकता है। क्या अंतर होता है दोनों में? देखिए, यदि अपन शाब्दिक परीक्षण की बात करें तो इसमें भाषा एवं शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें भाषा एवं शब्दों का प्रयोग है वो किया जाता है शाब्दिक परीक्षण में। जबकि अशाब्दिक परीक्षण में क्या होता है? देखिए, अशाब्दिक परीक्षण में या अपन यूं कहें कि इन परीक्षणों में शब्दों को और भाषा का प्रयोग तो नहीं किया जाता। तो इसमें क्या किया जाता है? चित्रों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। अन्य कोई भी मूर्त वस्तु है तो मूर्त वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है। मूर्त वस्तुओं का प्रयोग किया जा सकता है। यहां पर भाषा व शब्द क्यों और कैसे होते हैं? तो यहां पर अपन देख सकते हैं कि भाई भाषा व प्रयोग इसलिए होंगे क्योंकि ये शाब्दिक परीक्षण है। शाब्दिक परीक्षण अपन कह सकते हैं कि ये शिक्षित वर्ग के लिए परीक्षण होता है। जबकि इसमें अशिक्षित वर्ग के लिए तो उनको अपन चित्र दिखा सकते हैं, मूर्त वस्तु में दिखा सकते हैं, कोई भी प्रतीक का प्रयोग किया जा सकता है, किया जाता है। ये लीजिए,
देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता देती हूँ कि शाब्दिक परीक्षण व अशाब्दिक परीक्षण में अंतर क्या होता है। तो शाब्दिक परीक्षण शब्दों से संबंधित होते हैं, भाषा से संबंधित होते हैं और वो शिक्षित वर्ग के लिए होते हैं। ठीक है, ये शिक्षित वर्ग के लिए होते हैं। तो यहाँ पर भाषा व शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अशाब्दिक परीक्षण में शब्दों का प्रयोग, अशाब्दिक का नाम से स्पष्ट है, शब्दों का प्रयोग नहीं होता, भाषा का प्रयोग नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि यहाँ पर अशिक्षित या फिर अपन यूं कह सकते हैं अनपढ़ लोगों के लिए ये परीक्षण होते हैं। तो अनपढ़ लोगों के लिए परीक्षण होने के कारण यहाँ पर शब्दों का प्रयोग नहीं किया जा सकता, चित्र, मूर्त वस्तुएं, प्रतीक। अब परीक्षण किए कैसे जाते हैं? जिस भी व्यक्ति का आप परीक्षण कर रहे हैं, जिस भी व्यक्ति समूह का आप परीक्षण कर रहे हैं, वहां पर यदि आप शाब्दिक परीक्षण को प्रयोग में ला रहे हैं, तो यदि एक व्यक्ति विशेष का परीक्षण कर रहे हैं, तो आप जो है वो किसी भी व्यक्तिगत प्रश्न या व्यक्तिगत विषय से संबंधित, किसी विषय विशेष से संबंधित व्यक्तिगत प्रश्न पूछ सकते हैं। जैसे अपन देखते हैं ना कि कॉलेज लेक्चरर की जो एग्जाम होती है उसके लिए इंटरव्यू रखे जाते हैं जो व्यक्तिगत होते हैं। इसके साथ साथ ही अन्य आप किसी भी संस्था में चले जाइए, इंटरव्यू के आधार पर आपको सिलेक्ट किया जाता है। तो वहां पर यदि अपन देखें तो वहां पर अपने को अपने स्किल्स से संबंधित, अपनी भाषा से संबंधित, अपने विषय से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उनको अपन शाब्दिक परीक्षण कहेंगे। और अब जैसे रीट की एग्जाम लगनी है, एसआई की एग्जाम लगनी है, तो इन एग्जाम्स में अपन जिस परीक्षण को प्रयोग में लाएंगे वो शाब्दिक परीक्षण होगा। शाब्दिक परीक्षण व्यक्तिगत भी हो सकता है, सामूहिक भी हो सकता है। यानी एक व्यक्ति का यदि अपन कर रहे हैं तो कोई भी इंटरव्यू हो सकता है किसी संस्था द्वारा लिया जाने वाला। और यदि अपन सामूहिक देखें तो विभिन्न परीक्षाएं जैसे आयोजित की जाती है तो वो सभी की सभी शाब्दिक परीक्षण में मानी जाएगी। अशाब्दिक परीक्षण की यदि बात करें तो ये भी व्यक्तिगत एवं सामूहिक दोनों ही प्रकार का हो सकता है। व्यक्तिगत जब अपन परीक्षण करते हैं तो किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए इन चीजों का प्रयोग करेंगे, उसको चित्र दिखाएंगे, उसे कोई भी मूर्त वस्तु दिखाएंगे, उसके सामने किसी भी प्रकार का कोई प्रतीक का मतलब होता है संकेत, उसके सामने करेंगे और हम जानना चाहेंगे कि वह उससे संबंधित कितना ज्ञान रखता है। यदि वह उससे संबंधित अच्छा ज्ञान रखता है तो वह उस विषय में अच्छा है, उसकी बुद्धि लब्धि अच्छी है। और यदि वह उनका जवाब नहीं दे पाता तो वह फिर यहाँ पर अच्छा नहीं कहा जा सकता। अब यदि अपन बात करें कि सामूहिक परीक्षणों की, तो सामूहिक रूप से इस प्रकार के परीक्षण आयोजित किए जाते हैं। जिस प्रकार से मैंने आपको बताया कि भाई सबसे पहले जो परीक्षण थे, सामूहिक परीक्षण, वो अमेरिका में शुरू किए गए और 1917 के बाद उसमें एक परीक्षण था आर्मी अल्फा, एक था आर्मी बीटा। तो आर्मी बीटा जो परीक्षण था उसमें लोगों को आर्मी में भर्ती करने के लिए और सामूहिक टेस्ट किया गया था। अब सामूहिक टेस्ट में कौन कौन सी चीजें आती है? आपने देखा होगा कि हम जब आर्मी की वैकेंसीज आती है, ओपन वैकेंसीज, तो उसमें पहले है वो दौड़ करवाई जाती है, ऊंची कूद करवाई जाती है, लंबी कूद करवाई जाती है। तो इस प्रकार के जो टेस्ट होते हैं, सामूहिक टेस्ट, सामूहिक दौड़ करवाना, वो सारे के सारे किस में जाएंगे? अशाब्दिक परीक्षण में ही जाएंगे। तो इसलिए यहाँ पर आप एक चीज ये ध्यान रखिएगा कि ये भी व्यक्तिगत व सामूहिक हो सकता है, तो ये भी व्यक्तिगत व सामूहिक हो सकता है। इसमें एक व्यक्ति विशेष का टेस्ट लेना, इंटरव्यू करना, और इसमें यदि अपन देखें तो पूरी परीक्षा आयोजित करवाना, ये सामूहिक में चला जाएगा। और इसमें यदि देखें तो एक व्यक्ति विशेष को इन चीजें दिखाकर उसका रिस्पॉन्स लेना। और यदि सामूहिक की बात करें तो सामूहिक में
अपन देखेंगे कि बहुत सारे लोगों को एक साथ दौड़ करवाना या जो भी फिजिकल टेस्ट करवाए जाते हैं, इसके साथ साथ अपन यूं भी कर सकते हैं कि कोई भी एक चित्र दिखाकर उस पर प्रतिक्रिया ले ली जाती है कि भाई आप कौन क्या क्या सोचते हैं, फिर उन प्रतिक्रियाओं के आधार पर भी उनका आंकलन संभव हो सकता है। तो ये था शाब्दिक परीक्षण व अशाब्दिक परीक्षण का प्रमुख अंतर जो भाषा के आधार पर किया जा सकता है। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद अपन बात करते हैं आगे। आगे अपन इस बारे में क्या देख सकते हैं। दूसरा आधार इसमें कौन सा हो सकता है अंतर करने का? तो यहां पर यदि अपन दूसरे आधार की बात करें तो दूसरा आधार होगा प्रयोग। देखिए, प्रयोग की बात करें तो प्रयोग में भी दोनों में अंतर पाया जाता है। कैसे अंतर पाया जाता है? अभी मैंने बताया कि ये परीक्षण शिक्षित वर्ग के लिए उपयुक्त होते हैं, ठीक है। जबकि ये परीक्षण अशिक्षित वर्ग के लिए उपयुक्त होते हैं, ठीक है। ये शिक्षित वर्ग के लिए, ये अशिक्षित वर्ग के लिए। यदि प्रयोग में अपन देखें तो एक चीज और कही जा सकती है कि भाई ये जो परीक्षण होते हैं ये सामान्यतः बड़े बालकों के लिए होते हैं। तो बड़े बालकों के लिए उपयुक्त, यानी ये बड़े बालकों के लिए उपयोगी टेस्ट हैं। जबकि इसकी बात करें तो ये छोटे बालकों के लिए भी उपयुक्त है। हालांकि इसमें बड़ों का परीक्षण किया जाता है, परंतु छोटे बालकों के लिए भी उपयुक्त यहां पर मैं लिखूंगी। क्यों? क्योंकि बड़े बालकों के साथ छोटे, और यदि इसकी बात करें तो ये छोटे बालकों पर नहीं लिया जा सकता। क्यों? क्योंकि छोटे बालक इतने ज्यादा शिक्षित नहीं होते कि वो भाषा एवं शब्दों का ज्ञान प्राप्त कर सके और उसके आधार पर समझते हुए जवाब दे सके। इसके साथ साथ इसमें एक चीज और भी कही जा सकती है कि भाई यह टेस्ट जो है वो मंद बुद्धि बालकों के लिए उपयोगी नहीं है। मंद बुद्धि बालकों के लिए उपयुक्त नहीं है। तो ये जो है वो मंद बुद्धि बालकों के लिए उपयुक्त नहीं है, यानी ये सामान्य या सामान्य से उच्च वर्ग के जो बालक हैं उन्हीं पर आयोजित किया जा सकता है। जबकि यदि अपन इस अशाब्दिक परीक्षण की बात करें तो यह सभी प्रकार के बालकों के लिए होता है। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर यहाँ पर मैं आगे लिख देती हूँ। तो यहाँ पर अपन देख रहे हैं शाब्दिक व अशाब्दिक परीक्षण में अंतर, और अंतर किस आधार पर? प्रयोग के आधार पर। तो प्रयोग के आधार पर ये शाब्दिक परीक्षण शिक्षित वर्ग के लिए, अशाब्दिक अशिक्षित के लिए। शाब्दिक परीक्षण बड़े लोगों के लिए, बड़े बालकों के लिए, क्योंकि जिनमें भाषा का ज्ञान हो चुका है, भाषा का ज्ञान विकसित हो चुका है। और अशाब्दिक परीक्षण छोटे बालकों के लिए भी उपयुक्त है, क्योंकि उसमें भाषा ज्ञान आवश्यक नहीं है। ये मंद बुद्धि बालकों के लिए उपयुक्त है। तो यह, अगर इस टेस्ट की बात करें, अशाब्दिक परीक्षण की बात करें, तो सभी प्रकार के बालकों के लिए, ये सभी प्रकार के बालकों के लिए। क्यों?
क्योंकि मंद बुद्धि बालक जो है वो भाषा का ज्ञान नहीं प्राप्त कर पाता, शब्दों का ज्ञान नहीं कर पाता, परंतु कोई भी चित्र देखकर तो उस पर टिप्पणी कर सकता है ना। कोई चित्र देखकर उसे अच्छा लगा या नहीं लगा उस संबंध में तो वो बात कर सकता है ना। तो इसलिए इसमें भाषा, पढ़ाई लिखाई तो कुछ है नहीं। तो अशिक्षित वर्ग के लिए है सिर्फ चित्र देखकर, कुछ संकेत देखकर और उनके बारे में कुछ न कुछ बताना होता है। तो यहाँ पर जो छोटा बालक है जिसको भाषा का ज्ञान नहीं है वह भी कुछ बोल सकता है, बड़ा बालक कुछ बोल सकता है, प्रौढ़ व्यक्ति भी कुछ बता सकता है, वृद्ध व्यक्ति भी कुछ बता सकता है। तो सभी प्रकार के लोगों के लिए यह टेस्ट है वो उपयुक्त हो सकता है। तो जल्दी से इस चीज को भी नोट कर लीजिए। यहाँ पर मैंने एक ही चीज अलग से लिखवाई है सभी प्रकार के बालकों के लिए। उसके बाद अपन बात करते हैं, देखिए अगले अंतर की। आगे इसमें कौन सा अंतर कहा जा सकता है, चलिए देख लेते हैं। तो जो आगे अंतर है वो है पुस्तकीय ज्ञान। तो देखिए यदि अपन शाब्दिक परीक्षण की बात करें तो वो शिक्षित वर्ग के लिए होता है, तो जाहिर सी बात है कि पुस्तकीय जो ज्ञान है उसका प्रभाव यहाँ पर अवश्य रहेगा। तो पुस्तकीय ज्ञान का प्रभाव इस प्रकार के परीक्षणों में हमेशा रहता है। तो अपन यूं कह सकते हैं कि इन परीक्षणों में पुस्तकीय ज्ञान का प्रभाव रहता है। ठीक है, इनमें पुस्तकीय ज्ञान का प्रभाव रहता है। जबकि यदि इन परीक्षणों की बात करें तो जबकि इन परीक्षणों में पुस्तकीय ज्ञान का प्रभाव नहीं रहता। ये तो सीधी की सीधी बात ये क्योंकि ये शिक्षित वर्ग पर है, तो जाहिर सी बात है कि पुस्तक का ज्ञान, पुस्तकों से संबंधित ज्ञान यहाँ पर आवश्यक है। ये अशिक्षित लोगों के लिए है, तो उन्हें तो पुस्तकों का ज्ञान होता ही नहीं है, अनपढ़ होते हैं, वो पढ़ना ही नहीं जानते। तो वहां पर सिर्फ और सिर्फ चित्र, संकेत इत्यादि ही काम में लिए जाते हैं, पुस्तकीय ज्ञान का कोई भी रोल वहां पर नहीं होता। तो यहाँ पर अपनों ने देखा पुस्तकीय ज्ञान। उसके बाद यदि अपन बात करें तो देखिए अगर प्रकार की बात करें, प्रकार के आधार पर अपन देखें कि इन दोनों में कोई अंतर होता है कि नहीं होता। तो यहां पर अपन देखते हैं, देखिए शाब्दिक परीक्षण की बात करें तो अभी मैंने बताया था कि यह परीक्षण व्यक्तिगत एवं सामूहिक दोनों प्रकार का होता है। व्यक्तिगत भी होता है और सामूहिक भी होता है। और यदि अपन अशाब्दिक परीक्षण की बात करें तो वर्तमान दृष्टि से तो अपन यही कहेंगे कि यह भी शाब्दिक व यह भी व्यक्तिगत एवं सामूहिक दोनों प्रकार का हो सकता है। परंतु प्राचीन काल की यदि बात करें तो देखिए इस प्रकार के परीक्षणों का अधिकतर प्रयोग, हालांकि इनका विकास सामूहिक रूप के लिए किया गया था, परंतु अधिकतर प्रयोग व्यक्तिगत रूप में किया जाता था। जैसे एक व्यक्ति के समक्ष कुछ चित्र रख दिए गए, फिर उन चित्रों पर उसे टिप्पणी करने के लिए कहा गया। वो जिस प्रकार की टिप्पणी करता है उसे मनोवैज्ञानिक लिखता जाता है और उस आधार पर उसकी बुद्धि लब्धि का या उसकी बुद्धि का आकलन करता है। तो ज्यादातर प्रयोग, जबकि इन परीक्षणों का अधिक प्रयोग
व्यक्तिगत रूप से किया जाता है। ये चीज आप ध्यान में रख लेना। बाकी का ऊपर लिखा गया है। तो ये तो व्यक्तिगत व सामूहिक दोनों होते हैं और दोनों ही रूपों में प्रचलन में भी है। कैसे प्रचलन में है? व्यक्तिगत का मैंने आपको बताया कि देखिए इंटरव्यू आदि जो होते हैं वो व्यक्तिगत होते हैं, वो एजुकेशन से संबंधित होते हैं। और यदि सामूहिक की बात करें तो अभी आने वाली एग्जाम वो सभी के सभी सामूहिक टेस्ट हैं, तो वो किस में जाएंगे? शाब्दिक परीक्षण में जाएंगे। अशाब्दिक परीक्षण में हालांकि किया दोनों में जाता है इसका प्रयोग भी, परंतु ज्यादा प्रयोग इसका किस में जाता है? व्यक्तिगत परीक्षणों में जाता है। तो उम्मीद करती हूँ ये भी समझ में आया होगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद अगर अपन बात करते हैं आगे, तो अगला अंतर किस आधार पर इनमें किया जा सकता है? तो चलिए देख लेते हैं अगले अंतर को भी। देखिए आगे अपन जो अंतर कर सकते हैं इसमें कर सकते हैं तुलना। किसकी तुलना? गुणों की तुलना। कैसे? कि व्यक्ति के यदि विभिन्न गुणों की तुलना करनी है तो कौन सा टेस्ट जो है वो ज्यादा अधिक सही माना जाएगा? यदि अपन बात करें कि व्यक्ति के विभिन्न गुणों की तुलना संभव नहीं है इन परीक्षणों में। क्यों नहीं है? देखिए रीट की एग्जाम हो रही है। जो एक व्यक्ति रट्टा लगाने में सक्षम है, जिसकी रट्टा लगाने की प्रवृत्ति बहुत अच्छी है, वो ये एग्जाम जरूर लेकर जाएगा। एक ही गुण की परख हुई। अब जो व्यक्ति रट्टा लगा रहा है उसमें समझ है कि नहीं है, उसका आईक्यू लेवल कितना है, कुछ भी पता नहीं चलेगा किसी भी प्रकार से, है ना। तो यहाँ पर विभिन्न गुणों की तुलना नहीं की जा सकती। ये किसकी बात की? अपनों ने शाब्दिक परीक्षणों की बात की है। जबकि यदि अपन अशाब्दिक परीक्षणों की बात करें, जबकि इन परीक्षणों द्वारा व्यक्ति के विभिन्न गुणों की तुलना संभव है। कैसे संभव है? चित्र दिखाओगे। जरूरी थोड़ी ना है कि वो चित्र पर रटने से संबंधित टिप्पणी दे, समझने से संबंधित टिप्पणी दे, सौंदर्य से संबंधित टिप्पणी दे, सोशल वर्किंग से संबंधित टिप्पणी दे। कोई भी टिप्पणी दे सकता है, किसी भी प्रकार की बात कर सकता है। और यदि आप उस समय सवाल जवाब शुरू कर देते हैं, वाद विवाद शुरू कर देते हैं, तो अनेक प्रकार के गुण व्यक्ति के वहां पर निकलकर हमारे सामने आ जाते हैं। तो यहाँ पर अपन कह सकते हैं कि भाई अशाब्दिक परीक्षण में विभिन्न प्रकार के गुणों की तुलना है वो संभव है, जबकि शाब्दिक परीक्षणों में इस प्रकार की तुलना संभव नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि ये एक शैक्षिक या शिक्षित वर्गों की तुलना है और इसकी एक सीमितता है, तो इसलिए यहाँ पर कहा जा सकता है। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद बढ़ते हैं अपन आगे। आगे अपन कौन से किस आधार पर तुलना देख सकते हैं, तो चलिए देख लेते हैं। आगे अंतिम रूप में अपन देखेंगे संस्कृति के आधार पर। तो संस्कृति के आधार पर तुलना देखेंगे कि भाई कहां पर किस प्रकार से संस्कृति के संबंध में प्रभाव दिखाई देता है और कहां प्रभाव नहीं देता। तो देखिए शाब्दिक जो परीक्षण है, अपन कह सकते हैं कि इन परीक्षणों में
संस्कृति का प्रभाव दिखाई देता है। तो इन परीक्षणों में संस्कृति का प्रभाव दिखाई देता है, जबकि ये परीक्षण क्या होते हैं, जबकि ये परीक्षण संस्कृति मुक्त परीक्षण होते हैं। संस्कृति का प्रभाव कैसे रहता है शाब्दिक परीक्षणों में? संस्कृति हमारी शिक्षा का आधार है, हमारे खान पान, हमारी वेशभूषा, यहां तक कि एक शिक्षित व्यक्ति ही विभिन्न संस्कृतियों के अंतर को पहचान सकता है। क्यों? क्योंकि उसका जो स्तर है, उसका जो क्षेत्र है वो व्यापक होता है। तो व्यापक क्षेत्र के कारण शिक्षा, एक छोटे से लड़के की बात कर लीजिए जो स्कूल में पढ़ रहा है। अब उसने स्कूल में पढ़ने के लिए कुछ समय तक कुछ क्लासेस अपने गांव में उसने सफल की या फिर गांव में पास की। उसके बाद कुछ कक्षाओं के अध्ययन के लिए वह बाहर चला जाता है। जब वह बाहर चला जाता है तो वह बाहर की विभिन्न प्रकार की संस्कृतियों को देखता है, यानी रहन सहन, खान पान, वेशभूषा, इन चीजों को वह वहां पर देखता है। और जब वह वहां पर इस प्रकार की चीजों को देखता है तो वहां पर वह समझने लगता है, वह उनके अंतर को और उनके मध्य समानता, दोनों चीजों को समझने लगता है। तो इसलिए शिक्षित वर्ग पर संस्कृति का प्रभाव रहता है, संस्कृति के संबंध में इनको ज्ञान रहता है, जबकि अशिक्षित वर्ग जो होता है उनका इस क्षेत्र में जो प्रभाव है या जो क्षेत्र है वो सीमित रहता है। तो यहाँ पर अपनों ने संस्कृति की बात की। अब जब संस्कृति की बात आ ही चुकी है, संस्कृति का पॉइंट आ ही चुका है, तो यहां पर अपन एक चीज कह सकते हैं कि देखिए, एक विद्वान थे मनोवैज्ञानिक जिनका नाम था केटल, सभी अवगत हैं। तो केटल जो महोदय थे उन्होंने ही सर्वप्रथम संस्कृति मुक्त परीक्षण दिया था। महत्वपूर्ण प्रश्न, और स्पेशली ध्यान रखना, कहीं भी इस प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है कि सर्वप्रथम संस्कृति मुक्त परीक्षण का निर्माण किसने किया, किसके द्वारा किया गया, तो किसके द्वारा? केटल के द्वारा। केटल ने सर्वप्रथम संस्कृति मुक्त परीक्षण का निर्माण किया। तो केटल महोदय थे जिन्होंने सर्वप्रथम संस्कृति मुक्त परीक्षण का निर्माण किया। ये विशेष बात है, ध्यान रखिएगा। इसके साथ साथ पिछले क्लास में अपनों ने गेट्स व अन्य की परिभाषा देखी थी, वो भी याद रखिएगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिएगा। और इसी के साथ यहाँ पर अपना जो शाब्दिक परीक्षण और जो अशाब्दिक परीक्षण है उसका अंतर कंप्लीट हो जाता है। और शाब्दिक परीक्षणों में अपनों ने अशाब्दिक परीक्षणों को अनेक आधारों पर अलग अलग रूप में देखा कि दोनों में अनेक प्रकार से अंतर पाया जाता है। तो यहाँ पर ये अंतर कंप्लीट होता है। बात करते हैं अपन अगले विषय की। आगे अपन बुद्धि परीक्षण या बुद्धि मापन से संबंधित कौन सी बेसिक चीज है वो देख सकते हैं। तो बुद्धि परीक्षण व बुद्धि मापन से संबंधित अपन एक चीज और देख सकते हैं, और वो क्या है कि अच्छे बुद्धि परीक्षण की विशेषताएं, कौन कौन सी विशेषताएं एक अच्छे बुद्धि परीक्षण में होनी चाहिए। ये चीज यहां पर बहुत ही छोटा सा पॉइंट है, वो भी अपन यहां पर क्लियर कर लेते हैं। सबसे पहली बात, जो भी बुद्धि परीक्षण तैयार किया गया है वह विश्वसनीय होना चाहिए। विश्वसनीय का मतलब विश्वास करने योग्य,
और अपन विश्वास कहां पर कर सकते हैं? जहां पर बात सही हो, यानी सही तो आंकलन हो और सही ही मूल्यांकन हो। यदि अपन जो परीक्षण तैयार कर रहे हैं वो परीक्षण इस प्रकार से तैयार किया जाए कि जिसके द्वारा जो रिजल्ट आएंगे, जो परिणाम आएंगे वो सत्य आएंगे, तो उसको अपन विश्वसनीय कह सकते हैं। विश्वसनीयता का मतलब ही विश्वास करने योग्य होता है। तो अपन विश्वास वहीं पर कर सकते हैं जहां पर अपने को सब जगह परिणाम एक आने की संभावना हो। तो यदि परिणाम एक समान आ रहे हो कहीं भी किसी भी प्रकार की, अब जैसे अपन देख रहे हैं कि काफी बार मौसम विभाग भविष्यवाणी कर देता है कि मान लीजिए कि आने वाली 7-8 जो तारीख है उस 2 दिनों में भयंकर बारिश के अनुमान किए जाते हैं, बारिश होती नहीं है, तो ये विश्वसनीयता नहीं होती। विश्वसनीयता वहां होती है जहां पर 2 × 2 = 4। अब आप कहीं भी जाकर जोड़ लीजिए, अमेरिका में जोड़ लीजिए, भारत में जोड़ लीजिए, कोई छोटा बच्चा जोड़ लीजिए, चाहे बड़ा बालक जोड़ लीजिए, सदैव परिणाम 4 ही आएगा। तो ये होती है विश्वसनीयता। यानी परीक्षण इस प्रकार के होने चाहिए जिनके द्वारा परिणाम सत्य निकलने की संभावना हो और सदैव यदि उस परीक्षण को प्रयोग किया जाए तो एक ही प्रकार के परिणाम आए। उसके बाद अगर अपन बात करते हैं दूसरी विशेषता की, यानी एक अच्छे परीक्षण के लिए दूसरी कौन सी विशेषता अत्यंत आवश्यक है, तो अपन यूं कह सकते हैं कि वैधता। परीक्षणों की वैधता अत्यंत आवश्यक है। वैधता का मतलब एक परीक्षण वैध होना चाहिए, नियमानुसार को ही अपन क्या कहते हैं? वैधता कहते हैं, नियमानुसार। अब नियमानुसार का मतलब क्या है कि भाई जिसके मापन के लिए परीक्षण तैयार किया गया है उससे संबंधित, जिसके मापन के लिए परीक्षण तैयार किया गया ना, उससे संबंधित योग्यता या विषय सामग्री का समावेश होना चाहिए। तो उससे संबंधित जो विषय सामग्री है उसका समावेश यदि हो जाता है परीक्षण में, तो वहां पर उस परीक्षण को अपन वैध परीक्षण कहते हैं। तो विश्वसनीयता जहां पर परिणाम एक आए, वैधता जिस परीक्षण के लिए तैयार किया गया हो उसी परीक्षण से संबंधित सामग्री को शामिल किया जाए। ऐसे नहीं है कि परीक्षण में अपन एक व्यक्ति के सामाजिक पक्ष को जानना चाहते हैं और अपन जान रहे हैं ऐतिहासिक पक्ष को, ये नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार से वैध परीक्षण होना चाहिए, कानून के अनुसार व नियम के अनुसार परीक्षण तैयार किया जाना चाहिए। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद अपन बात करते हैं आगे। देखिए आगे यदि अपन बात करें तो अच्छे परीक्षण की एक मुख्य विशेषता और भी मानी गई है, और वो विशेषता कौन सी है? वो विशेषता है वस्तुनिष्ठता। अब वस्तुनिष्ठता क्या होती है? देखिए, एक तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं, एक निबंधात्मक प्रश्न होते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न में प्रश्न दिया हुआ होता है, 4 विकल्प होते हैं, चारों में से एक सही होता है और वो सटीक रूप से सही होता है। इसके अलावा कोई भी उत्तर उसका सही नहीं होता है। ठीक है, वो तो हो गई वस्तुनिष्ठता। निबंधात्मकता में आपने जो लिखा है उसको और अच्छे से भी लिखा जा सकता है। आपने जो लिखा है वो बहुत अच्छा और बहुत बुरा भी हो सकता है।
उसके विकल्प भी हो सकते हैं। तो इसलिए वस्तुनिष्ठता में कहीं कोई विकल्प नहीं रहता। वस्तुनिष्ठता में अपन यूं कह सकते हैं कि भाई पहली बात तो सभी प्रकार के प्रश्न होने चाहिए। सभी प्रकार के प्रश्न का मतलब है कि पूर्ण विषय वस्तु से संबंधित प्रश्न होना चाहिए। उसके बाद उत्तर की निश्चितता होनी चाहिए। उत्तर की निश्चितता यानी कोई एक उत्तर आए और सदैव वही उत्तर बने रहे, कोई अन्य उत्तर आने की संभावना उसमें नहीं रहे। उत्तर के बाद अपनों ने प्रश्न किया, प्रश्नों का अपनों ने बालक से उत्तर प्राप्त किया, उसके बाद अपन परिणाम निकाल रहे हैं। परिणाम या अपन फलांकन कर रहे हैं, फल का अंकन कर रहे हैं। अब अपन जो परिणाम निकाल रहे हैं, जो फलांकन कर रहे हैं, उसकी भी सदैव निश्चितता होनी चाहिए। यानी ऐसे नहीं कि अपनों ने जब फलांकन किया, अपनों ने एक पेपर का रिजल्ट निकाला तो अपनों ने अपने अनुसार बालक के नंबर आ रहे हैं 100 में से 70, और वही कॉपी किसी और को दे दी तो वो दे रहा है 100 में से 50, और वही कॉपी किसी और को दे दी तो वह दे रहा है 100 में से 80। ये चीज नहीं होनी चाहिए। परिणाम की भी निश्चितता होनी चाहिए, सदैव वही परिणाम आने चाहिए। आप वस्तुनिष्ठ, अब मान लीजिए कि आप रीट की एग्जाम देंगे, एसआई की एग्जाम देंगे। रीट की एग्जाम में जितने प्रश्न आएंगे वो प्रश्न इस प्रकार के होंगे कि कोई भी व्यक्ति उन्हें चेक कर ले, आपका रिजल्ट वही रहेगा। क्यों? क्योंकि उत्तर एक होता है, और उत्तर एक होता है तो आपका जो अंतिम परिणाम है वो भी एक होगा। तो इसलिए वहां पर वस्तुनिष्ठता पाई जाती है। तो वस्तुनिष्ठता जो है वो एक परीक्षण के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। किसके लिए? उसमें सभी प्रकार के प्रश्न होने चाहिए, उत्तरों की निश्चितता होनी चाहिए, परिणाम या फलांकन सदैव समान रहना चाहिए। जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद अपन बात करते हैं आगे। देखिए, जो भी परीक्षण तैयार किया गया है वो परीक्षण बेसिक रूप से वो परीक्षण है वो व्यावहारिक होना चाहिए, वह रुचिकर होना चाहिए। यदि व्यावहारिक और रुचिकर नहीं है तो बच्चे उसमें रुचि नहीं लेंगे, और जब बालक उसमें रुचि नहीं लेगा, वो व्यवहार का मतलब है कि व्यवहारिक तौर पर उससे जुड़े हुए सामान्यतः प्रश्नों को शामिल किया जाना चाहिए। तो यदि व्यावहारिक प्रश्न उसमें है जिनसे वह जुड़ा हुआ है, उनके संबंध में वह रुचि लेगा। तो यदि रुचि ले रहा है तो वहां पर वह परीक्षण सदैव सही परिणाम देकर जाता है। तो ये रहा व्यावहारिक एवं रुचिकर। उसके बाद यदि अपन बात करते हैं तो इसमें सक्रियता का गुण भी होना चाहिए। सक्रियता का, अब मान लीजिए कि आपकी मैथ्स में रुचि नहीं है, तो मैथ्स सब्जेक्ट जब भी आप खोलेंगे आपको नींद आएगी। उसी प्रकार से मान लीजिए कि आपके पास ऐसे सब्जेक्ट नहीं है, जीके आपकी पढ़ने में रुचि नहीं है, आप रीट की तैयारी कर रहे हैं तो आपकी जीके पढ़ने में रुचि नहीं है। सोशल साइंस का कोई भी ऐसा सब्जेक्ट हो सकता है जिसमें आपकी रुचि नहीं है, तो आपको वो सब्जेक्ट खोलते ही नींद आएगी। तो इस प्रकार से वहां पर बच्चा जो भी टेस्ट दे रहा है, जिस भी बालक का परीक्षण किया जा रहा है, वो एक्टिव नहीं रहेगा, वो निष्क्रिय हो जाएगा, क्रियाशील नहीं रहेगा। तो इसलिए उसकी क्रियाशीलता नहीं रहने के कारण वहां पर फिर परिणाम दूषित हो सकते हैं, परिणाम प्रभावित हो सकते हैं। तो इसलिए एक्टिवनेस भी बहुत ज्यादा जरूरी है। सक्रियता भी परीक्षणों के लिए अत्यंत आवश्यक है। और इसके साथ साथ अगर अपन देखें तो एक इसकी विशेषता हो सकती है सर्वांगता। सर्वांगता में सभी अंगों से संबंधित
अब सभी अंगों से संबंधित का क्या मतलब है, सर्वांगता का क्या मतलब है। परीक्षण ऐसा होना चाहिए कि एक व्यक्ति का किसी भी परिस्थिति में मूल्यांकन कर लिया जाए, वो परीक्षण सदैव किसी न किसी प्रकार से पॉजिटिव रिजल्ट देकर ही जाए, यानी परीक्षक अपने परीक्षण में सदैव सफल ही हो, इस प्रकार से तैयार किया हुआ होना चाहिए। तो यहाँ पर अपन यूं कह सकते हैं सर्वांगता में कि किसी भी प्रकार की परिस्थिति हो, अगर अपन यूं कहें कि भी ऐसा परीक्षण हो, इस प्रकार तैयार किया गया इस प्रकार तैयार किया गया परीक्षण जो सभी व्यक्तियों एवं सभी परिस्थितियों पर लागू किया जा सके। तो वह कौन सा परीक्षण कहलाएगा, सर्वांगता से संबंधित परीक्षण कहलाएगा। सभी अंगों से संबंधित होना चाहिए और सभी प्रकार के तैयार किए गए इस प्रकार से तैयार किया जाना चाहिए कि सभी व्यक्तियों तथा सभी परिस्थितियों पर लागू किया जा सके। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद अपन बात करते हैं आगे। देखिए यहां पर अपन एक विशेषता और कही जा सकती है, एक विशेषता अपन और कह सकते हैं, और वो कौन सी विशेषता हो सकती है, मितव्ययी। अब मितव्ययी किसे कहते हैं, देखिए मितव्ययी का मतलब होता है कम खर्च करना, और अपव्ययी का मतलब होता है अधिक खर्च करना। तो इसमें भी मितव्ययता रहनी चाहिए। यदि किसी परीक्षण में मितव्ययता है तो वहां पर वह परीक्षण सदैव अच्छा माना जाएगा। मितव्ययता अब किस किस संबंध में, एक तो समय में भी मितव्ययता होनी चाहिए, यानी अनावश्यक समय उसमें नहीं लगा होना चाहिए। समय की मितव्ययता, समय की बचत होनी चाहिए। धन, ऐसे नहीं हो कि बहुत लंबा चौड़ा काम आप कर रहे हो और उसमें बहुत बड़ा खर्चा आप कर रहे हो। अगर बहुत बड़ा समय, बहुत बड़ा खर्चा या बहुत बड़ी मानव शक्ति आपने एक परीक्षण में लगा दी तो ऐसा परीक्षण फिर सदैव संभव नहीं हो पाएगा। तो मितव्ययी परीक्षण होने चाहिए जिनमें समय कम लगना चाहिए, धन कम व्यय होना चाहिए, मानव शक्ति का प्रयोग भी कम किया जाना चाहिए। तो यदि समय, धन व मानव शक्ति का उचित प्रयोग हो, सीमित प्रयोग हो, तो इस प्रकार के परीक्षण है वो बार बार भी किए जा सकते हैं। साथ साथ समय, धन व मानव शक्ति की बचत से रुचि भी बनी रहती है। इसके साथ साथ यदि अपन कहें कि भाई परीक्षण ऐसे होने चाहिए, अगली जो विशेषता है वो मूल्यांकन। तो परीक्षण ऐसे होने चाहिए जिनका मूल्यांकन सरल हो, या फिर अपन यूं कह सकते हैं कि मूल्यांकन में किसी भी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं आए, आसानी से जिसका मूल्यांकन किया जा सके। तो सरल मूल्यांकन वाले जो परीक्षण होंगे वह सदैव प्रभावशाली होंगे, क्योंकि अगर बहुत कठिन मूल्यांकन दे दिया जाए तो वही बात है कि रोजाना परीक्षण नहीं करवाए जाएंगे, शिक्षक परेशान हो जाएगा। तो अगर कोई आसान सा परीक्षण है जिसका मूल्यांकन भी आसान है तो शिक्षक जब चाहे विद्यार्थियों का मूल्यांकन कर सकता है, जब चाहे मनोवैज्ञानिक किसी व्यक्ति का परीक्षण कर सकता है। इसके बाद यदि अपन बात करें तो व्यापकता। अब अपनों ने यहाँ पर पहले तो देखा था सर्वांगता में अपनों ने देखा कि भी समस्त व्यक्तियों का सभी परिस्थितियों में आंकलन किया जाना, मूल्यांकन किया जाना ही क्या कहलाता है, सर्वांगता कहलाता है या सर्वांगता कहलाती है। परंतु
यदि प्रत्येक क्षेत्र से संबंधित आप सोशल व्यक्ति के सामाजिक जीवन का आप परीक्षण करना चाहते हैं, तो सामाजिक जीवन में उसका रहन सहन है, उसका खान पान है, उसकी वेशभूषा है, उसके परिवार के लोग हैं, उसके समाज के लोग हैं, उसके घर के लोग हैं, उसके परिवार का वातावरण है, उसके घर का वातावरण है, उसके समाज का वातावरण है, उसकी विभिन्न परिस्थितियां हैं जो सामाजिक परिस्थिति को प्रभावित कर रही है, उन सभी को शामिल किया जाना चाहिए। और उन सभी को शामिल किया जाएगा तो उसे व्यापक मूल्यांकन कहेंगे, व्यापक परीक्षण कहेंगे। और जब अपन सभी चीजों को शामिल कर लेते हैं तो अपन उस बालक या उस व्यक्ति की प्रत्येक परिस्थिति से अवगत हो जाते हैं। और जहां हम प्रत्येक परिस्थिति से उसकी अवगत हो गए तो वहां पर हमारा परीक्षण है वो अवश्यम भावी सफल माना जाता है। तो यहाँ पर अपन व्यापकता में क्या ले सकते हैं कि प्रत्येक विषय संबंधी प्रसंग के अनुसार परीक्षण। तो प्रत्येक विषय संबंधी प्रसंग के अनुसार परीक्षण, या फिर मैं यूं भी कह सकती हूं कि प्रश्न तैयार करना क्या कहलाएगी? व्यापकता कहलाएगी। तो इस प्रकार से परीक्षण कैसे बनेंगे? व्यापक बनेंगे। और जो व्यापकता लिए हुए परीक्षण होंगे वो संपूर्ण मूल्यांकन में सक्षम होंगे। और संपूर्ण मूल्यांकन होगा तभी निश्चित और विश्वसनीय परिणाम देखे जाएंगे। तो यहाँ पर अपनों ने जो चीजें देखी है वो देखी है बुद्धि परीक्षण की प्रमुख विशेषताएं। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, तो एक बार अपन उनको फिर से देख लेते हैं, उसके बाद बढ़ेंगे अपन आगे। तो देखिए, आज की क्लास में अपनों ने सबसे पहले तो शाब्दिक एवं अशाब्दिक परीक्षण का अंतर पढ़ा। तो शाब्दिक व अशाब्दिक परीक्षण में अंतर यही होता है कि शाब्दिक परीक्षण शिक्षित वर्ग के और अशाब्दिक अशिक्षित वर्ग के लिए परीक्षण होते हैं। तो जब शाब्दिक परीक्षण शिक्षित वर्ग के लिए तो उसमें भाषा व शब्द प्रयोग कर लिए जाएंगे, और अशाब्दिक अशिक्षित वर्ग के लिए तो जाहिर सी बात है कि उसमें भाषा व शब्द प्रयोग तो होंगे नहीं। तो चित्र ले लो, मूर्त पदार्थ ले लो। मूर्त पदार्थ का मतलब है कि प्रत्यक्षतः किसी भी वस्तु को ले आओ, और वस्तु को लाकर, जैसे आपने देखा होगा ना कि दुर्ग का भी कुछ बच्चे मॉडल बनाकर लाते हैं बीएड में, एसटीसी में, तो वो उस प्रकार का मॉडल उसके सामने प्रस्तुत कर दो तो वो क्या होती है? मूर्त पदार्थ होती है। तो मूर्त पदार्थ को उसके सामने प्रकट कर दो। इसके साथ साथ अपन ये भी कह सकते हैं कि भाई कोई भी प्रतीक या कोई भी संकेत जिसके बारे में आप उसके विचार जानना चाहते हैं वो उसके सामने प्रकट कर दो, तो वह अपने विचार दे देगा और वो अशाब्दिक परीक्षण माने जाएंगे। उसके बाद अपनों ने देखा कि भाई एक बहुत अच्छा परीक्षण तैयार करना है तो उसके लिए कौन कौन सी चीजें आवश्यक मानी जाएगी। तो उसके लिए विश्वसनीयता, यानी ऐसा परीक्षण हो जिस पर आप विश्वास कर सको कि परिणाम सही निकलेंगे। दूसरा, वैधता, यानी प्रसंग के अनुसार ही परीक्षण तैयार किया जाना चाहिए। ऐसे नहीं कि आ रही है दिवाली और आप गीत गा रहे हो होली के, ठीक है। उसके बाद वस्तुनिष्ठता। वस्तुनिष्ठता में ऐसा होना चाहिए कि प्रश्न भी निश्चित हो, उत्तर भी निश्चित हो, परिणाम भी निश्चित हो। 10 लोगों से कॉपी चेक करवाने के बाद भी रिजल्ट उतना का उतना है। 100 नंबर का पेपर है और 100 नंबर का पेपर किसी बच्चे ने किया है, तो उस 100 नंबर के प्रश्न जिसको बच्चे ने किया है उसको 10 लोगों से चेक करवाया। 10 लोगों ने यदि बराबर बराबर नंबर दिए हैं तो वह परीक्षण कैसा माना जाएगा? वस्तुनिष्ठ परीक्षण माना जाएगा। इसके साथ साथ तो अन्य सब सहायक चीजें हैं, जैसे व्यापकता हो गई, सर्वांगता हो गई, रोचक या रुचिकर हो गई, सक्रियता हो गई, मितव्यता। मितव्यता एक आवश्यक अंग माना जा सकता है परीक्षणों का, क्योंकि मितव्यता रहती है तो परीक्षण बार बार किए जा सकते हैं।
तो इस प्रकार से अपनों ने यहाँ पर देखा सभी प्रकार की विशेषताओं को। तो इन विशेषताओं पर खरा उतरने वाला परीक्षण एक बहुत अच्छा परीक्षण माना जा सकता है। तो उम्मीद करती हूँ आज की क्लास में अपनों ने जो 2 चीजें पढ़ी है वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। मिलते हैं अगली क्लास में आगे के टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।